हे भगवान, वो एक शक्तिशाली संप्रदाय का स्वामी था, लेकिन वो कैसे अपनी पूंछ हिला रहा है और दया की भीख मांग रहा है। पास के एक शक्तिशाली संप्रदाय का नेता कांप उठा। ये कैसे हो सकता है? वो बुलबुला जानवर क्या है? ये इतना चमत्कारी कैसे हो सकता है? आप सभी ने दूर दूर की यात्रा की है, बहुत कुछ देखा है। क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? क्या ये किसी प्रकार का देवता है? इसी तरह कांपते हुए पास के संप्रदाय के नेताओं में से एक ने उत्तर दिया, मैंने भगवान की दुनिया से एक प्राचीन पाठ पढ़ा जिसे गॉड वर्ल्ड बीस्टियारी कहा जाता है, जिसमें अजीब प्राणियों की व्यापक सूची है, लेकिन मुझे एक भी याद नहीं जो बुलबुले उगालता है। ये क्या हो सकता है? ठीक है, एक बात निश्चित है, शून्य रौंदने वाला अमर स्कूल समाप्त हो गया है। उस बुलबुले में फंसने के बाद ये स्पष्ट है कि वो वापस नहीं लड़ सकता। अगर उसने दया की भीख मांगना शुरू नहीं किया होता तो वो शायद पहले ही मर चुका होता। वो बुलबुला जानवर अविश्वसनीय है। ये आपको आश्चर्यचकित करता है। क्या विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय इस संप्रदाय सभा में चैंपियन के रूप में समाप्त होगा? चिंता मत करो, उन्हें अभी उत्पत्ति अभयारण्य और वुडफर्न युगल पैलेस के बारे में चिंता करनी है। वे शीर्ष 2 संगठन हैं। हमारे जैसे लोग सबसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि पाई का एक छोटा टुकड़ा प्राप्त करें। उसने कहा, इस सभा में बहुत सारे महाशक्ति संप्रदायों का सफाया होने जा रहा है। एकमात्र सवाल ये है कि जब वे ऐसा करेंगे तो हम में से बाकी लोगों को कैसे फायदा होगा? क्या होगा अगर हमारे संप्रदाय उन लोगों में से हों जो समाप्त हो जाते हैं? हम बस ये सुनिश्चित करने की कड़ी मेहनत कर सकते हैं कि ऐसा ना हो। ये बहुत बुरा है कि विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को अचानक वो बुलबुला जानवर मिल गया। मूल रूप से वे समाप्त किए जाने वाले संप्रदायों की सूची में थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे पाई के हिस्से के लिए लड़ेंगे। आवश्यक रूप से नहीं। सबसे ऊंचा पेड़ सबसे अधिक हवा आकर्षित करता है। वो बुलबुला जानवर शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से पूर्ण विकसित नहीं है। ये आपको आश्चर्यचकित करता है कि ये बाद में कितना मजबूत होगा। इसका मतलब है कि हर कोई इस पर अपना हाथ रखना चाहेगा। वास्तव में उत्पत्ति अभयारण्य और वुडफॉर्न युगल पैलेस भी इसे चाहते हैं। ये सच है। विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय अब प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल अस्थायी है। आसपास के दर्शकों ने कुछ देर तक इस मामले पर चर्चा की, लेकिन कोई भी इस बारे में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल सका कि स्थिति का क्या मतलब निकाला जाए। और उनमें से किसी ने भी कदम उठाने और शून्य रौंदने वाले अमर स्कूल के संप्रदाय को बचाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर वे उन बुलबुलों में से किसी एक में फंस गए तो वे क्या करेंगे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट थोड़ी खिंच गई, जिससे एक नर्म गड़गड़ाहट हुई, जिससे सभी के बंधे ऊपर उठ गए। शुक्र है, ऐसा लग रहा था कि ये शांत हो गया है और किसी भी और बुलबुले को ढीला करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अचानक छोटू को एहसास हुआ कि उसने कभी भी इसे खाते नहीं देखा था, या यहाँ तक कि उस मामले के लिए किसी ऊर्जा को अवशोषित करते भी नहीं देखा था। वास्तव में वो इसके भीतर शक्ति जैसी किसी भी चीज को महसूस नहीं कर सकता था। ये क्या बात थी? इसने न खाया, न ही ये ऊर्जा को अवशोषित करता था, फिर भी ये लगभग असीम रूप से मजबूत लग रहा था। इसने ऊर्जा संरक्षण के नियमों को लगभग पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे छोटू पूरी तरह से चकित रह गया कि ये कैसे काम करता है। ली वॉइड ट्रैम्पलर की साधना का आधार इतना मजबूत था कि उसकी लड़ाई की क्षमता निश्चित रूप से छोटू के बराबर थी, या शायद इससे भी अधिक मजबूत। और अगर वे लड़ते और छोटू को बढ़त मिल जाती तो वो आदमी स्पष्ट रूप से भागने में सक्षम होता, अगर वो चाहता तो। लेकिन खेल में गड़गड़ाहट के बुलबुलों के साथ वो आदमी पूरी तरह से असहाय था। ये बात कितनी भयानक थी और ये कितना मजबूत था। छोटू ये देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि ये भविष्य में कैसे बढ़ेगा और विकसित होगा। मुझे बख्श दो, ली वॉइड ट्रैम्पलर चिल्लाया। मुझे इस बुलबुले से बाहर निकलने दो और मैं कसम खाता हूं कि मैं विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के प्रति वफादार रहूंगा। आप सभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ और उन्हें प्रणाम करो, जल्दी करो। जाहिर है, ली वॉइड ट्रैम्पलर को पता था कि वो मारे जाने के कगार पर था। जब प्राचीनों और शिष्यों ने अपने संप्रदाय नेता की आज्ञाओं को सुना तो उन्होंने अजीब नजरों का आदान प्रदान किया। जाहिर है, उन्हें अपने घुटनों पर बैठने और प्रणाम करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन दूसरी ओर वे बस ये नहीं देख सकते थे कि उनके संप्रदाय स्वामी को उनके ठीक सामने मार दिया जाता है। इसी समय कुछ बुजुर्गों को एहसास हुआ कि संप्रदाय स्वामी के चले जाने के साथ ही उनके पास कार्यभार संभालने का मौका है। अंत में उनमें से एक ने अपनी आवाज उठाई और कहा, चलो यहाँ से निकलो, हम संप्रदाय में वापस जाएंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और बदला लेने के लिए बाद में लौटेंगे। सनसनाहट, सनसनाहट। मुट्ठी भर बुजुर्ग भाग गए।
जहां तक शेष शिष्यों का सवाल है, वे अब पहले से भी अधिक शर्मिंदा और भ्रमित थे। अंत में शिष्यों में से एक घुटनों पर गिर गया और प्रणाम करना शुरू कर दिया। हम गलत थे, कृपया हमें क्षमा करें। हम विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के प्रति वफादार रहेंगे। बस हमारे संप्रदाय स्वामी को जाने दो। ये संप्रदाय की मुख्य शाखा का शिष्य था। वो जानता था कि अगर संप्रदाय स्वामी मर गया तो उसके दिन गिने जाएंगे। आखिरकार पहले ही ऐसे बुजुर्ग थे जो अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करने के लिए संप्रदाय में भाग गए थे। जाहिर है वे जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय को शुद्ध कर देंगे, और इसके साथ ली वॉइड ट्रैम्पलर के कोई भी वफादार। सेक्टर लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन इन अप्रत्याशित घटनाओं से स्पष्ट रूप से अचंभित था। जेड फॉल को देखते हुए उन्होंने कहा, आगे बढ़ो और ली वॉइड ट्रैम्पलर को मुक्त होने दो। वो बुरी तरह से घायल है कि मैं उसे नियंत्रण में रख सकता हूं, और हमारे संप्रदाय में एक और टॉप विशेषज्ञ होना अच्छा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि गड़गड़ाहट को कैसे नियंत्रित करें, जेड फॉल ने कहा, थोड़ा चिंतित लग रहा था। तुम सिर्फ पूछने की कोशिश क्यों नहीं करते? छोटू ने कहा। उसने गड़गड़ाहट को कानों के पीछे सहलाते हुए कहा, गड़गड़ाहट बेबी, क्या तुम उसे जाने दे सकते हो? वो भागेगा नहीं। गड़गड़ाहट फैल गई, फिर उसने अपना सिर हिलाया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था कि ये खेलना बंद करने को तैयार नहीं था, लेकिन अंत में उसने एक और बुलबुला उगल दिया, जो ली वॉइड ट्रैम्पलर वाले बुलबुले पर तैरकर उसे पॉप कर दिया। जैसे ही वो खुले में आया, सेक्टर लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन गति में धूमिल हो गया। उसकी उंगली ली वॉइड ट्रैम्पलर के शरीर पर कई स्थानों पर छुरे मार रही थी, जिससे उसके मुंह से खून निकल रहा था। फिर सेक्टर लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन ने उसे पकड़ लिया और अपने मूल स्थान पर वापस उड़ गया। तुम हार गए हो ली वॉइड ट्रैम्पलर, और तुम कभी ठीक नहीं होगे। मैं तुम्हें बस आत्मसमर्पण करने की सलाह देता हूं। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम शरीर से बाहर का अवतार बन जाओगे। ली वॉइड ट्रैम्पलर की उम्र 10 साल बढ़ गई थी, और असीमित महत्वाकांक्षा की कोई भी हवा जो उसके पास एक बार थी वो चली गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने सालों तक दुनिया पर हावी रहने के बाद इस तरह का अंत करूंगा। कितनी दयनीय स्थिति है, और मैं किसी इंसान से भी नहीं बल्कि एक जानवर से हारा। क्या मजाक है? सेक्टर लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन ने ठंडे स्वर में कहा, पूरी शक्ति पर भी तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं थे। तुम वास्तव में भाग्यशाली हो कि बुलबुले जानवर द्वारा हमला किया जा रहा है। रुको, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने वास्तव में कृषि पूरी कर ली है? ली वॉइड ट्रैम्पलर एक पल के लिए चौंक गया, इससे पहले कि वो अपना संयम पुनः प्राप्त कर सके। उन्होंने अपनी आवाज उठाई और कहा, उपस्थित सभी शिष्यों को विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय में शामिल होना है। इस सभा के समाप्त होने के बाद मैं संप्रदाय में लौटूंगा और उन सभी बुजुर्गों को मार डालूंगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। हमारे लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी शिष्यों ने प्रणाम करते हुए कहा। इस प्रकार शून्य रौंदने वाले अमर स्कूल के शिष्य विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के सदस्य बन गए। पीक लॉर्ड मेमरी ने तुरंत उन्हें नई यूनिफॉर्म दी और ये सुनिश्चित करने के लिए उन पर वार्डिंग मंत्र लगाए कि वे कुछ भी विद्रोही नहीं कर सकते। एक ही क्षण में विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय काफी मजबूत हो गया। जैसे ही वे डिस्ट्रक्शनलेस कासल की ओर आगे बढ़े, किसी ने भी उनके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की, और कई सावधान नजरें गड़गड़ाहट की दिशा में डाली गईं। बेशक कुछ टकटकियां ऐसी थीं जो लालच से भरी हुई लग रही थीं। जाहिर है जो कोई भी गड़गड़ाहट पर अपना हाथ रख सकता है वो लगभग अजेय होगा। उसने कहा, उपस्थित कोई भी इसे बलपूर्वक लेने की कोशिश करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। सच कहा जाए तो छोटू गड़गड़ाहट से हैरान था, लेकिन वो थोड़ा निराश भी था। शून्य रौंदने वाले अमर स्कूल के साथ संघर्ष ये दिखाने का सही मौका होना चाहिए था, और ये सुनिश्चित कर सकता था कि हर कोई जानता था कि विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के जूनियर सेक्टर लॉर्ड के साथ समस्या उत्पन्न करने से बचना चाहिए। लेकिन अंत में उसकी गड़गड़ाहट द्वारा चुरा ली गई। बेशक वो ये भी जानता था कि अगर वो ली वॉइड ट्रैम्पलर से लड़ गया होता तो उसने जो कुछ भी किया होता वो उसे युद्ध में हरा सकता था। वो कभी भी उसे संप्रदाय में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। डिस्ट्रक्शनलेस कासल की गहराइयों में लोगों का एक समूह एक बड़े मीटिंग हॉल में इकट्ठा था। भयानक बुजुर्ग और अन्य विशेषज्ञ सभी एक युवक के सामने घुटने टेक रहे थे, जिनका चेहरा येड़ मूर्ति की तरह सुंदर था। अपनी सुंदरता के बावजूद उन्होंने कमजोरी का लेश मात्र भी नहीं निकाला। वे लुक और ताकत दोनों के मामले में परफेक्ट थे। उनकी साधना का आधार अथाह था, और जिस तरह से सभी भयानक विशेषज्ञों ने उन्हें दंडवत किया, ये स्पष्ट था कि वो बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थे। ये हुआ है जूनियर पॉन्टिफ, बुजुर्गों में से एक ने कहा। अगर ये स्थिति इतनी अजीब ना होती तो हम आपको इसकी रिपोर्ट करने नहीं आते। सर,
ये देखते हुए कि आप कितने अनुभवी और ज्ञानी हैं, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? जाहिर है कि वे जिस मामले का जिक्र कर रहे थे, ये वो था कि कैसे पर्लिवले शून्य रौंदने वाले अमर स्कूल से निपटा। तो वास्तव में ऐसा कोई देवता है? मैंने ऐसा कोई प्राणी कभी नहीं देखा। इसने वास्तव में ली वॉइड ट्रैम्पलर को इतनी आसानी से सील कर दिया। उनकी साधना का आधार नीचा देखने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका मानसिक पैमाना 30 से अधिक है और उसका शक्ति सूचकांक 6000 है। वो निश्चित रूप से मध्य भयानक स्तर पर है। फिर भी कुछ छोटे देवता ने वास्तव में उसे बिना किसी प्रयास के सील कर दिया। ये युवक उत्पत्ति गर्भगृह का कनिष्ठ पॉन्टिफ था। आप अपने लिए देख सकते हैं जूनियर पॉन्टिफ। कार्यक्रम में उपस्थित संप्रदायों में से एक ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। एक भयानक बुजुर्ग ने आगे कदम बढ़ाया, एक दर्पण की पेशकश की, फिर वापस गिर गया। एक भयानक विशेषज्ञ को इतना सम्मानजनक व्यवहार करते हुए देखना वास्तव में एक डरावनी बात थी। वो इस जूनियर पॉन्टिफ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे एक आम आदमी नश्वर दुनिया में एक सम्राट के साथ व्यवहार करेगा। जूनियर पॉन्टिफ ने दर्पण लिया और उसे सक्रिय कर दिया, जिससे दृश्य की एक अनुमानित छवि सामने आई। जब उसने जेडफॉल की बाहों में गड़गड़ाहट देखी तो उसने सिर हिलाया। तो ये लड़की विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय की शिष्या है। हाँ, एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। वो स्पष्ट रूप से बुलबुला जानवर का मालिक है। उन्होंने इसे गड़गड़ाहट कहा। ठीक है, वो अच्छी लग रही है, जूनियर पॉन्टिफ ने शांत स्वर में कहा। और गड़गड़ाहट ने किसी भी प्रकार की शक्ति में उतार चढ़ाव नहीं किया। ये स्पष्ट रूप से किशोर है, अन्यथा ये लंबे समय से देवताओं के लिए प्राचीन सड़क पर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता। खैर, ऐसा लगता है कि मुझे इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में लेने की जरूरत है। ये गड़गड़ाहट प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका होगा। हाँ जूनियर पॉन्टिफ, बहुत चालाक। अन्य बुजुर्गों ने अपना सिर झुकाए रखा। विनाशहीन महल में प्रवेश करने पर छोटू ने चारों ओर देखा और तुरंत ये देखकर हैरान रह गया कि निर्माण कितना अद्भुत था। ये बेजान और विनाशहीन की अनुभूति से भरा हुआ था, जिससे उसे विश्वास हो गया कि इसका मूल किसी प्रकार के विशाल मंत्र गठन से बना था, जो अगर वो उस तक पहुंच सकता है तो उसे बहुत लाभ होगा। ठीक उसी तरह जैसे एक देवता के इंजन पर शोध करने से उसे साम्राज्य स्वर्ग पूर्व शुरुआत शक्तियां मिली थीं। हालांकि चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहले उन्हें उत्पत्ति अभयारण्य जैसे संगठनों के बारे में अधिक जानने की जरूरत थी। आखिरी चीज जो उसे करने की जरूरत थी वो थी घास को पीटना और सांप को चौंका देना। आखिरकार उन समूहों में ऐसी संस्थाएं थीं जो चरवाहे जितनी मजबूत थीं, जिसका मतलब था कि फिलहाल छोटू संभवतः उनसे मेल नहीं खा सकता था। वो अभी भी गंभीर सीमाओं के तहत काम कर रहा था, ये देखते हुए कि वो अभी तक भयानक स्तर पर भी नहीं था। विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के समूह पर दिव्य इच्छा की कई धाराएं बहीं। ऐसे लोग थे जो ईर्ष्यालु, डरे हुए ईर्ष्यालु या क्रोधित थे, लेकिन छोटू ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। हमेशा की तरह उनका मानना था कि सच्चा आत्मविश्वास शानदार कौशल से उपजता है। आमतौर पर बोलते हुए ये तथ्य कि वो भयानक स्तर पर नहीं था उसे उन लोगों के लिए एक बड़ा लक्ष्य बना देगा जिन्हें विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय से शिकायत थी। लेकिन गड़गड़ाहट के साथ जो हुआ उसके बाद किसी ने भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। शीर्ष विशेषज्ञों को भी इस विचार से अपने जूतों में कांप रहे थे कि गड़गड़ाहट क्या कर सकती है। आने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए मौजूद गार्ड अंदर से डरे हुए दिखे। वे या तो उत्पत्ति अभयारण्य या वुडफन युगल पैलेस के शिष्य थे और आमतौर पर बहुत ऊंचे और शक्तिशाली कार्य करते थे। हालांकि उन्हें आगंतुकों का अभिवादन करने के लिए कहा गया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे आसपास के सभी लोगों को आदेश देने के लिए थे। वे नश्वर दुनिया में सैनिकों की तरह थे जो आम लोगों से व्यवहार करते थे। उन्हें सम्मानजनक होने का दिखावा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। सच्चाई ये थी कि वे दो संप्रदाय देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग के सभी संप्रदायों में सबसे शक्तिशाली थे। उनके पास 100 से अधिक के मानसिक पैमाने और 8000 या शायद 9000 के शक्ति सूचकांक वाले मध्य भयानक विशेषज्ञ थे। जाहिर है कि ऐसे लोग सबसे योग्य थे और सबसे अधिक संभावना थी कि अंततः देवता की दुनिया में प्रवेश करें। दुर्भाग्यवश उनके लिए, चूंकि उन्होंने देवता की दुनिया में प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए वे स्पष्ट रूप से देवता नहीं थे। देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग नश्वर दुनिया की शाही परीक्षाओं की तुलना की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई विद्वान अच्छी तरह से अध्ययन करता है और साहित्य और कविता का मास्टर बन जाता है, अगर वे परीक्षा सुविधा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो उन्हें नौकरशाही में कभी भी पद नहीं मिलेगा। छोटू ने एक बार ऐसा मान लिया था कि लोग पहले देवता बनेंगे और उसके बाद देवता की दुनिया में उठेंगे। अमर दुनिया में इसी तरह से काम करता था। बाद में ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दिव्य स्वर्गारोहण तक पहुंचने के लिए किसी को पहले देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग की यात्रा करनी थी और फिर देवता की दुनिया में प्रवेश करना था। दुर्भाग्यवश देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग आदिम युग और भविष्य के युग से गायब हो गया था। ये मार्ग केवल अमर दाव युग में था, लेकिन अब इसे ग्रेट नेक्रोपोलिस द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे उन लोगों को निराशा हुई जो देवता बनने के कगार पर थे। अब ग्रेट नेक्रोपोलिस को छोड़ना एक बार फिर से देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग पर चलने के सक्षम होने के लिए एक आवश्यकता थी। बहुत से लोग चाहते थे कि ग्रेट नेक्रोपोलिस चला जाए, लेकिन इतना आसान नहीं था। कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि वो वहां रहे, देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग पर निष्पादक की ओर से दूर देखने के लिए था।
दुर्भाग्यवश ऐसे भी थे जो वास्तव में सड़क के निष्पादक थे। इनसे छुटकारा पाए बिना सड़क पर स्वतंत्रता से यात्रा करना संभव नहीं था। महल में प्रवेश करने पर छोटू और अन्य लोगों की मुलाकात उत्पत्ति अभयारण्य के एक समूह से हुई, जो सभी खूबसूरत युवा महिलाएं थीं, जो भयानक स्तर पर नहीं होने के बावजूद स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत थीं। उन सभी के पास 4000 या उससे अधिक के पावर इंडेक्स थे। छोटू के लिए ये एक राहत की बात थी। यदि मेहमानों को प्राप्त करने के लिए सौंपे गए शिष्य सभी भयानक स्तर पर होते तो ये बहुत अधिक स्वर्ग के विरुद्ध होता। नमस्कार, उत्पत्ति अभयारण्य ने आपके लिए आवास की व्यवस्था की है। सभी के इकट्ठा होने और सभा शुरू होने में कुछ और दिन लगेंगे। मुझे आश्चर्य है कि उत्पत्ति अभयारण्य कुल मिलाकर कितना मजबूत है। छोटू ने महिलाओं का पीछा करते हुए सोचा। वे उन्हें महल के माध्यम से एक शांत क्षेत्र में ले गए, जहां उनका कमरा उनका इंतजार कर रहा था। ये अस्तित्व का एक अनूठा विमान था, जो एक शानदार हवेली जैसा लगता था, जिसे जेवरातों और पाषाण पत्थरों से सजाया गया था, जो देवता की दुनिया से आए थे। ये तथ्य कि ऐसी चीजों का उपयोग केवल सजावट के रूप में किया जाता था, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि महल कितना आश्चर्यजनक रूप से शानदार था। ये आपके क्वार्टर्स हैं, युवा महिलाओं में से एक ने कहा। देवता की दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा यहाँ प्रचुर मात्रा में है, इसलिए अपने श्वसन अभ्यास और साधना के बारे में जाएं। विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को मूल रूप से एक दूसरी श्रेणी का कमरा सौंपा जा रहा था, लेकिन यंग सर ने आदेश दिया कि आपको अपग्रेड किया जाए। कृपया यंग सर को हमारा धन्यवाद कहें, सेक्टलॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन ने कहा। जाहिर है कि हमारा विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय पहले की तुलना में मध्य श्रेणी महाशक्ति संप्रदायों के बीच अधिक प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सही है, एक और युवती ने कहा। इसके अलावा यंग सर इस युवा महिला से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहेंगे, जो पकड़े हुए हैं, बुलबुला जानवर। वे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? जेडफॉल ने कहा। उसका चेहरा ठंडा हो गया। यंग सर उत्पत्ति अभयारण्य के कनिष्ठ पॉन्टिफ हैं। उन्होंने सुना कि कैसे आपने जीरो रौंदने वाले अमर स्कूल को हराया और रात के भोजन के लिए आपका मनोरंजन करना चाहेंगे। उम्मीद है मिस, आप उत्पत्ति अभयारण्य को कुछ चेहरा देंगी। यदि आप मना करती हैं तो वास्तव में मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि मैं इस मामले को कैसे समझाऊंगा। जेटफॉल ने ठंडी आहें भरी। वापस जाओ और अपने इस यंग सर से कहो कि मुझे उनके साथ रात का भोजन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि निमंत्रण के लिए उन्हें धन्यवाद दें। ये युवा महिलाएं स्पष्ट रूप से क्रोधित थीं और स्पष्ट रूप से आश्वस्त थीं कि विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा था। जस्ट इसलिए कि उन्होंने जीरो रौंदने वाले अमर स्कूल को हराया, इसका मतलब ये नहीं था कि वो उत्पत्ति अभयारण्य पर कब्जा कर सकते थे। ये मांटिस की तरह होगा जो युद्ध रथ को रोकने की कोशिश कर रहा होगा। जहां तक जेटफॉल के रात के भोजन पर जाने से इनकार करने का सवाल है, तो वो जूनियर पॉन्टिफ के चेहरे पर एक स्पष्ट थप्पड़ था। अगर इसके बारे में बात निकल गई तो वे अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए रखेंगे? अपमान को खत्म करने का एकमात्र तरीका विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को मिटाना होगा, मुर्गियों और कुत्तों तक सभी को। पलक झपकते ही स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। अन्य संप्रदायों के लोग थे जो उस क्षेत्र में थे, जिन्हें उनके अपने क्वार्टर्स में ले जाया जा रहा था। वे चुपचाप देख रहे थे कि विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय इतना जिद्दी क्यों बन रहा है। बहुत अच्छा, सेक्टलॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन ने कहा। उत्पत्ति अभयारण्य के जूनियर पॉन्टिफ को हल्के में लेने वाला कोई नहीं है, और अगर हम उनके निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं तो वो एक खतरनाक दुश्मन में बदल जाएंगे। जेटफॉल, आप निमंत्रण स्वीकार क्यों नहीं करती, लेकिन छोटू को अपने साथ ले जाती हैं? हाँ सर, अगर ये छोटू के साथ है तो निश्चित रूप से मैं जाऊंगी। यंग सर ने केवल एक व्यक्ति को निमंत्रण दिया था। ये निश्चित रूप से इस लोफर के लिए अभिप्रेत नहीं था। ओह, जेडफॉल ने कहा। उस स्थिति में आगे बढ़ो और यंग सर से कहो कि मैं उनके दयालु निमंत्रण की सराहना करता हूं, लेकिन इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। आप युवा महिलाएं स्पष्ट रूप से क्रोधित थीं और स्पष्ट रूप से आश्वस्त थीं कि विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा था। इस बिंदु पर जी क्योंग आगे बढ़ा। हम तीनों कैसे जाते हैं? ये देखते हुए कि मैं ग्रेट नेक्रोपोलिस की उत्तराधिकारी हूं, मुझे यकीन है कि जूनियर पॉन्टिफ मुझे पाकर खुश होंगे। एक उत्तराधिकारी? युवा महिलाओं ने चमकती आंखों से उसका मूल्यांकन किया। इस बिंदु पर वो इस निष्कर्ष पर पहुंच रही थी कि इन लोगों के साथ झगड़े के आसपास बैठना उनके लिए एक बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा वे ये भी जानते थे कि जूनियर पॉन्टिफ अगर चाहे तो इस भोले भाले छोटू को आसानी से मार सकता है। और ये सच था कि जूनियर पॉन्टिफ एक उत्तराधिकारी का मनोरंजन करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा वे सुंदर थीं और जूनियर पॉन्टिफ स्वयं को अधिक से अधिक सुंदर महिलाओं के साथ घेरना पसंद करते थे। एक क्षण के बाद युवा महिलाओं में से एक ने कहा, ठीक है, हमारे साथ चलो। छोटू ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ये जूनियर पॉन्टिफ किसी अच्छे के लिए था। हालांकि ये देखने के लिए वो उत्सुक था कि उसकी खेती का आधार कैसा था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वो चरवाहे के स्तर पर था, और यहाँ तक कि चरवाहा भी छोटू से निपटने में सक्षम नहीं था, और यहाँ तक कि महात्मा जेड को भी उसके हाथों खो दिया था। वे पास के एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर बढ़े, जिसने जीवन को जन्म दिया और उन्हें विनाशहीन महल के अंदर एक स्थान पर भेज दिया। यहाँ महत्वपूर्ण ऊर्जा विशेष रूप से मजबूत थी, और छोटू अपनी चेतना के समुद्र में एक विनाशहीन इच्छा को महसूस कर सकता था, जिससे वो ऊर्जावान रूप से हिल रही थी।
इस क्षेत्र में सब कुछ क्रिस्टलीय चमक से जगमगा रहा था, जिससे ये जगह भगवान की दुनिया की याद दिलाती है। ऐसी जगहें भी थीं जहां छोटू दीवारों में जड़े दिवत्व को देख सकता था। वहां मूर्तियां भी थीं जो नष्ट हुए देवताओं की लाशें लगती थीं। यदि देवताओं की सेना को ये पता होता तो वे निश्चित रूप से उत्पत्ति गर्भगृह को अस्तित्व से मिटाने की कोशिश करते। वे प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन अगर एक सच्चा भगवान आ गया, यहां तक कि एक कमजोर कम भगवान भी, तो वे आसानी से उस जगह को नष्ट करने में सक्षम होंगे। आखिरकार उनका रास्ता महल के भीतर एक विशाल भोजन कक्ष की ओर ले गया। सुगंधित भोजन और बेहतरीन शराब की दावत के साथ एक लंबी मेज पर व्यवस्था थी। सुंदर सेवारत लड़कियां किनारे पर खड़ी थीं, भोजन करने वालों में भाग लेने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसी ही एक सेवारत लड़की ने उनसे संपर्क किया, और चौंकाने वाली बात यह है कि वो एक भयानक विशेषज्ञ थी। जब उसने छोटू और जी क्योंग को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति नाराजगी से टिमटिमा गई। जब एस्कॉर्ट्स ने बताया कि वर्तमान स्थिति का कारण क्या था, तो भयानक नौकर लड़की की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी। छोटू की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम यहीं रुकोगे। यंग सर का आपके साथ भोजन करने का कोई इरादा नहीं है। जहां तक इस उत्तराधिकारी की बात है, ठीक है, यंग सर उससे मिलना पसंद करेंगे। कृपया अंदर आओ। यहां तक कि जब छोटू ठंड से मुस्कुराया और जेड फॉल कुछ कहने की तैयारी कर रहा था, जी क्योंग ने कहा, गड़गड़ाहट, ये लोग चाहते हैं कि तुम्हारी माँ का आदमी बाहर रहे। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आसपास की युवा महिलाओं के चेहरे तुरंत सफ़ेद हो गए, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे जानती थीं कि ये गुलाबी सुअर जैसा देवता क्या कर सकता है। चुप जी क्योंग, छोटू ने कहा, और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अचानक उपस्थित सभी लोगों ने क्षेत्र में महिमा की एक विशाल आभा महसूस की। इससे पहले छोटू ने अपनी आभा पर लगाम लगाई थी, जिसके कारण हर कोई ये मान लेता था कि वो सिर्फ कुछ निम्न स्तरीय शिष्य था। आखिरकार जो लोग भयानक स्तर में नहीं थे, वो उन लोगों के लिए बच्चों की तरह थे जो थे। हाँ सर, जूनियर सेक्टर लॉर्ड, जी क्योंग ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। हत्या के इरादे से वो अब छोटू में महसूस कर सकती थी कि वो जानती थी कि ये मजाक करने या बकवास करने का समय नहीं है। गड़गड़ाहट को स्पष्ट रूप से यही बात महसूस हुई, और ये और भी जोर से गड़गड़ाने लगी। हालांकि इसने कोई बुलबुले नहीं उगले, बल्कि उत्सुकता से चारों ओर देखा, ज्यादातर छोटू को। छोटू ने गड़गड़ाहट को नजरअंदाज किया और इसके बजाय डाइनिंग हॉल में देखा। जूनियर सेक्टर लॉर्ड, उपस्थित सभी लोग हिल गए थे और स्पष्ट रूप से जूनियर संप्रदाय स्वामी के रूप में छोटू की स्थिति के बारे में पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। यहां तक कि उत्तराधिकारी जी क्योंग ने भी विनम्रता से उनके आदेशों का पालन किया, और ये स्पष्ट रूप से उनके शीर्षक के कारण नहीं, बल्कि उनकी अपनी योग्यताओं के कारण था। यहां तक कि उत्पत्ति गर्भगृह के जूनियर पॉन्टिफ को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिला। हालांकि वो मजबूत था, लेकिन सच्चाई ये थी कि लोग उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे, उसके कारण जो पर्दे के पीछे से उसका समर्थन करता था, ना कि उसकी अपनी शक्ति के कारण। जाहिर है, इस जूनियर संप्रदाय स्वामी के पास आंख से मिलने की तुलना में और भी बहुत कुछ था। इस बिंदु पर भोजन कक्ष से एक मंद आवाज गूंजी, ओह, तो विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के जूनियर संप्रदाय स्वामी ने साथ आने का फैसला किया। मुझे याद है कि आपके संप्रदाय में 3 उत्तराधिकारी हुआ करते थे, शी युआन, शी हुआ और जी क्योंग। केवल एक ही कैसे बचा है? आप सोचेंगे कि उनमें से एक को जूनियर संप्रदाय स्वामी के रूप में चुना गया होगा। इसके बजाय किसी रैंडम किसी को क्यों चुना गया? आवाज भारी मानसिक उतार चढ़ाव के साथ भरी हुई थी, जो छोटू को लक्षित कर रही थी। छोटू ने कोई दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कहा, यह कुछ प्रभावशाली मानसिक शक्ति है महोदय। आप काफी विशेषज्ञ हैं। क्या आप हमें अपने इस जूनियर पॉन्टिफ से मिलने के लिए ले चलेंगे? क्या वो जूनियर पॉन्टिफ अभी बात नहीं कर रहा था? जी क्योंग और जेड फॉल दोनों सोच रहे थे जब उन्होंने एक नज़र का आदान प्रदान किया। आवाज अभी पहाड़ की तरह राजसी लग रही थी, और उन दोनों ने मान लिया था कि ये जूनियर पॉन्टिफ थे, उनके अनुयायियों में से कोई नहीं। उन्हें अंदर आने दो आयु, आवाज ने कहा। वे वास्तव में मेरे मानसिक बैराज के सामने खड़े हो सकते हैं, और यहां तक कि इससे मेरी पहचान भी निकाल सकते हैं। काफी असाधारण है जूनियर सेक्टर लॉर्ड। जूनियर पॉन्टिफ आपसे मिलना चाहता है, इसलिए मैं इस बार आपको हुक से मुक्त कर दूंगा। सरसराहट। हॉल के अंत में एक दरवाजा खुला, जिससे आगे और भी शानदार दृश्य दिखाई दिया। आलीशान और असाधारण कक्ष के भीतर शुद्ध सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था, जो धूल के एक कण से भी बेदाग प्रतीत होता था। ये वो व्यक्ति था जिसने अभी बात की थी, और हालांकि उसकी आंखें शुरुआत में छोटू पर केंद्रित थीं, लेकिन वे जल्द ही गड़गड़ाहट में स्थानांतरित हो गईं। उनके संपत्ति आधार का निर्माण बहुत बड़ा था, जो स्पष्ट रूप से सेक्ट लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन हेवन से कमजोर नहीं था। भोजन के प्रसार में सबसे आकर्षक वस्तु एक पूरा भुना हुआ देवता था,
इसके नुकीले और पंजे क्रूर रूप से नंगे थे, लेकिन इसके अंतरंगों को हटा दिया गया था और भगवान की दुनिया से सभी प्रकार के सुगंधित मसालों के साथ बदल दिया गया था। जी क्योंग ये देखकर कांप गई। ये भगवान की दुनिया से एक बादल है, वे बहुत दुर्जेय है और देवताओं के लिए प्राचीन सड़क पर घात लगाए गए बहुत सारे भयानक विशेषज्ञों को मार डाला है। अचानक तालियों की हल्की आवाज उनके कानों तक पहुंची और उन्होंने देखा कि एक युवा व्यक्ति एक शाही सिंहासन में मेज के दूसरे तरफ बैठा हुआ है, जो उन सबको नीचे देख रहा है। फिर एक घुटन भरी आभा उन पर हावी हो गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अचानक गड़गड़ाहट ने फिर से शोर करना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये फिर से बुलबुले थूकना शुरू कर देगा। तो ये एक उत्तराधिकारी है, युवा व्यक्ति ने कहा। मिस जी कियोंग, आपको इस भोज में न आमंत्रित करना एक गलती थी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। कृपया, मुझे आशा है कि आप मेरे विलंबित निमंत्रण को स्वीकार करने का सम्मान देंगे। जूनियर पॉन्टिफ, ये देखकर अच्छा लगा कि आप योग्य लोगों के साथ शिष्टाचार से व्यवहार करते हैं। मेरी आपकी हृदय से प्रशंसा है और ये स्वाभाविक है कि मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। ये देखते हुए कि जी क्योंग कैसे थे, उन्होंने तुरंत जूनियर पॉन्टिफ की आंखों में टिमटिमाते दुष्ट इरादे को पहचान लिया। वो खुद भी विश्वासघाती और भयानक थी, तो वो अनुमान कैसे नहीं लगा सकती थी कि वो क्या सोच रहा है। वो बहुत मजबूत था और हालांकि वो महिलाओं के साथ बहुत विनम्र व्यवहार कर रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो जल्द से जल्द छोटू को मरता देखना चाहता था। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, जूनियर पॉन्टिफ, छोटू ने कहा। उन्होंने दोनों हाथों से औपचारिक सलामी दी, फिर लापरवाही से एक कुर्सी ढूंढी और बैठ गए। उस कुर्सी से उठ जाओ, जूनियर पॉन्टिफ ने कहा, और हालांकि उनके चेहरे की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उनकी आवाज का स्वर अत्यंत ठंडा हो गया। आप विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के जूनियर संप्रदाय स्वामी हो सकते हैं, लेकिन वो संप्रदाय देवताओं के लिए प्राचीन सड़क पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, और आप मेरे सामने इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत करते हैं। कितना अद्भुत! कैसे? ओह, कितना अद्भुत! तुरंत वातावरण बहुत तनावपूर्ण हो गया। हालांकि छोटू ने एक मांसपेशी नहीं हिलाई, अपने पैरों पर तो बहुत कम। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है जूनियर पॉन्टिफ, ये जानकर कि आप इतने संकीर्ण विचार वाले हैं। वास्तव में आपके पास स्पष्ट रूप से वुडफर्न कपल पैलेस के साथ संघर्ष करने के लिए जो कुछ चाहिए वो नहीं है। मुझे लगता है कि शायद विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को आपसे ज्यादा वक्त उनके साथ बिताना चाहिए। क्या अविश्वसनीय पित्त है, श्वेत कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा। आपके पास यहाँ आने और इस तरह की बातें कहने की बहुत हिम्मत है। क्या आपको अपने संप्रदाय के अस्तित्व से मिट जाने के बारे में चिंता नहीं है? मैंने देखा कि आप एक प्रतिभाशाली साथी हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ आने दिया, इस उम्मीद में कि आप जूनियर पॉन्टिफ के कारण में शामिल हो सकते हैं। इसके बजाय आप ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जो अच्छे और बुरे के बीच का अंतर नहीं जानता। तुम नर्क को कैसे बंद करते हो, ये शापित नौकर, छोटू ने अपनी हथेली मेज पर थपथपाते हुए कहा। प्रशिक्षित। पूरी मेज टूट गई, हर जगह बढ़िया शराब और भोजन के छींटे पड़े और उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। कोई कैसे सोच सकता है कि ऐसा कुछ होगा? किसी में उत्पत्ति अभयारण्य के जूनियर पॉन्टिफ के भोजन कक्ष को नष्ट करने का दुस्साहस कैसे हो सकता है? यहां तक कि बूढ़ा आदमी भी चुप्पी में स्तब्ध था और बस छोटू को घूर रहा था, सोच रहा था कि कोई इतना आक्रामक और अनुचित कैसे हो सकता है। इस दौरान जूनियर पॉन्टिफ आश्चर्य से अपने पैरों पर गोली मार गया। एक पल के लिए छोटू को घूरने के बाद उसने अपना हाथ लहराया और कहा, कमरा खाली करो और यातना गृह तैयार करो। जी सर। गड़गड़ाहट। सुंदर नौकर लड़कियां अचानक पीछे हट गईं जब कई सैनिक कमरे में आ गए। उनका कवच चमड़े का लग रहा था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से साधारण चमड़ा नहीं था। वास्तव में ये ऐसा लग रहा था कि मृत देवताओं की चमड़ी से बना हुआ है। सैनिकों ने कुशलता से मेज के मलबे को हटाया, फिर पंक्तियों में खड़े होने के लिए जल्दीबाजी की। जैसे ही ऐसा हुआ, छोटू अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। जी क्योंग और जेड फॉल उसके दोनों ओर खड़े थे। अंदर से जी क्योंग बहुत चिंतित हो रहा था। वो जानती थी कि उत्पत्ति अभयारण्य देवताओं के प्राचीन पथ पर पूर्ण शीर्ष संप्रदायों में से एक है, तो वो थोड़ी घबराई हुई कैसे नहीं महसूस कर सकती थी। जब छोटू ने भोजन कक्ष को तोड़ दिया था, तो उसने चीजों को मरम्मत के बिंदु से पार धकेल दिया था और अब तलवारें खींच ली गई थीं और तीर ठोंक लिए गए थे। उसने कहा, वो दोनों बस छोटू के नेतृत्व का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूं जूनियर पॉन्टिफ, छोटू ने कहा। आपने वास्तव में मुझे कम करके आका है। आपने यहाँ जो छोटा सा गठन स्थापित किया है वो किसी भी चीज से बहुत दूर है जिसमें मुझे शामिल किया जा सकता है। जब तक आपका पोप खुद अपना चेहरा नहीं दिखाता, तब तक आप आज मेरे साथ कुछ नहीं कर रहे होंगे। आपके पास वास्तव में कुछ हिम्मत है, जूनियर पॉन्टिफ ने कहा। ठीक है, ये ठीक है। आप पहले व्यक्ति हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं जो इतना साहसी है। तुम तो मेरी मेज को नष्ट करने के लिए भी इतनी दूर चले गए।
उत्पत्ति गर्भगृह के पूरे इतिहास में किसी ने भी कभी भी हमारे खाने की मेज पर इतना अहंकार से कार्य करने की हिम्मत नहीं की है। कोई नहीं, छोटू ने जवाब दिया। मैंने जो सुना है उससे उत्पत्ति अभयारण्य को वास्तव में प्राचीन सड़क के निष्पादकों द्वारा बहुत अधिक धक्का दिया गया है। उन्होंने तुम्हारे कुछ लोगों को भी मार डाला है। तुम, बूढ़ा चिल्लाया, फिर भी इस बात से अचंभित हो गया कि छोटू कितना बेतहाशा अभिमानी था। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आपका वसीयत अभिव्यक्ति स्वर्ग संप्रदाय प्राचीन सड़क के निष्पादकों के समान स्तर पर है? मैं रूपक के रूप में बोल रहा था, बस इतना ही, छोटू ने शांत स्वर में उत्तर दिया। देखो, तुम्हारे इस कृत्य की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम सब ईमानदार रहें। मैं एक जूनियर संप्रदाय का स्वामी हूं और आप एक जूनियर पॉन्टिफ हैं। हमारी अनिवार्य रूप से एक ही स्थिति है। क्या हमें वास्तव में तलवारें खींचकर और तीरों को हिलाकर यहां खड़े होने की जरूरत है? क्या हमें वास्तव में कुछ जीवन या मृत्यु गतिरोध की आवश्यकता है? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपसे मजबूत होता है तो आप अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। ये आसान है। आप इतना ऊंचा और शक्तिशाली व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जूनियर संप्रदाय स्वामी, बूढ़े ने कहा, हमारे जैसे लोगों की उपस्थिति में आप एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है, और वसीयत अभिव्यक्ति स्वर्ग संप्रदाय भी एक मजाक है। हमारे कनिष्ठ पॉन्टिफ एक ही आदेश जारी कर सकते हैं और आपके संप्रदाय को जमीन पर गिरा सकते हैं। उसे एक उंगली उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारे अन्य संप्रदाय होंगे जो उनकी बोली लगाने के लिए कूदेंगे। सौभाग्य से आपके लिए जानवरों के जीवन को बख्शने में पुण्य है, इसलिए हम आपको इससे जीवित बाहर निकलने का एक मौका देंगे। इन दोनों महिलाओं को हमारे कनिष्ठ पॉन्टिफ की के बनाइए और उनकी नौकर बनने के लिए सहमत हो जाइए। इस स्थिति में आप लोग जीवित रह सकते हैं। ज़ीक योंग और ज़ेडफॉल को देखते हुए जूनियर पॉन्टिफ ने कहा, इस मामले का आप दोनों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कृपया एक तरफ हट जाए। मेरे मन में निष्पक्ष सेक्स के लिए कोमल सुरक्षात्मक भावनाएं हैं और मुझे आप दोनों को चोट लगते हुए देखने से नफरत होगी। यहाँ अपराधी आपका कनिष्ठ संप्रदाय है, लेकिन चिंता ना करें, जब मैं उसे फांसी दूंगा तो मैं वसीयत अभिव्यक्ति स्वर्ग संप्रदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। आपको क्या लगता है कि हम कौन हैं जूनियर पॉन्टिस? ज़ीक योंग ने कहा। ज़ेडफॉल और मैं जूनियर संप्रदाय के स्वामी के साथ हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हम आपकी बनने के लिए सहमत होंगे? बहुत मजेदार। हालांकि ये सवाल से बाहर नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप जाते हैं और 100 उत्तराधिकारियों को मारते हैं और मुझे उनकी दिव्य शक्ति के बीज देते हैं तो मैं आपके साथ हो सकता हूं। इस बीच छोटू चुपचाप वहीं बैठा रहा। ये देखकर खुशी हुई कि ज़ीक योंग उसके नेतृत्व का अनुसरण कर रहा था। पर्याप्त बकबक बंद करो जूनियर पॉन्टिफ, ज़ेडफॉल ने कहा। हम सभी प्राचीन सड़क से देवताओं तक के पुराने हाथ हैं, इसलिए हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करने का पूरा कारण मेरी इस गड़गड़ाहट को प्राप्त करना था, है ना? आप झाड़ी के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं? यदि आप सोचते हैं कि आप कुछ चतुर तरीकों से जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं तो आप गलत हैं, और यहाँ तक कि आप विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को मिटाने के लिए आवश्यक कीमत भी नहीं चुका सकते। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन सड़क के निष्पादकों ने हमें मिटाने आए थे लेकिन असफल रहे? उन्होंने उन्हें पूंछ के साथ घर वापस भेज दिया। ज़ेडफॉल द्वारा जूनियर पॉन्टिफ की योजना को खुले में उजागर करने के बाद उपस्थित कुछ लोगों के चेहरे अचानक बहुत अजीब लग रहे थे। जाहिर है, हर कोई जानता था कि जूनियर पॉन्टिफ क्या योजना बना रहा था, लेकिन वे सभी औचित्य का दिखावा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब ज़ेडफॉल के लापरवाही से बोले गए शब्दों ने उन सभी को आम गुंडों की तरह बना दिया। सच्चाई ये थी कि डिनर ठीक उन्हीं कारणों से स्थापित किया गया था जो ज़ेडफॉल ने कहा, लेकिन फिर छोटू जाकर भोज की मेज को चकनाचूर कर दिया। न सिर्फ भ्रम को समाप्त किया बल्कि शक्ति का प्रदर्शन भी किया। मुझे आप दोनों से बहुत निराशा हुई है, जूनियर पॉन्टिफ ने एक पल के बाद कहा। अपना सिर हिलाते हुए और उदास दिखने की कोशिश करते हुए उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे लोग इतने क्षुद्र और संदेहपूर्ण होंगे। मुझे लगता है कि मुझे आप जैसे लोगों से यही उम्मीद करनी चाहिए। आपने वास्तव में मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप जानते हैं, मूल रूप से मुझे आप पर अच्छा प्रभाव था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे वास्तव में आपके अपमान को अनुत्तरित नहीं रहने देना चाहिए। आपने खुले तौर पर उत्पत्ति गर्भगृह की गरिमा को अपवित्र किया है। क्या आप बकबक बंद कर सकते हैं? ज़ेडफॉल ने शांत स्वर में कहा। अन्य लोग उत्पत्ति गर्भगृह से डर सकते हैं, लेकिन हम नहीं। ये वास्तव में आपकी ओर से बाचकाना सोच थी कि ये रात के खाने की चाल आपको वो पाने के लिए पर्याप्त होगी जो आप चाहते हैं। यदि लोगों को इस सब के बारे में पता चला तो मुझे नहीं लगता कि उत्पत्ति अभयारण्य कैसे लोकप्रिय समर्थन वास्तव में जीत सकता है। मेरा सुझाव है कि हम यही चीज़ों को कॉल करें, अन्यथा खबर फैल सकती है और वुडफर्न कपल पैलेस इसे आप पर कदम उठाने का बहाना करेगा। चेहरे पर सभी चिंताओं को एक तरफ फेंककर जूनियर पॉन्टिफ ने गुर्राते हुए कहा, यदि वुडफर्न कपल पैलेस लड़ाई चाहता है तो वे ऐसा कर सकते हैं। मैं वैसे भी उनसे निपटने की योजना बना रहा हूं। जहां तक आपके तुच्छ छोटे संप्रदाय की बात है तो मुझे इसे मिटाना पड़ा तो मैं मिटा दूंगा। यदि आज जो कुछ हुआ उसके बारे में खबर फैलती है तो आपकी विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय रक्त से शुद्ध हो जाएगा। ये होगा जो होने वाला है। तुम और तुम दोनों मेरी के बनने जा रहे हो। जहां तक आपके कनिष्ठ संप्रदाय के स्वामी की बात है तो वे अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हैं तो जीवित रह सकते हैं,
इस बारे में अच्छी तरह से सोचें। अंत में आप यहाँ से नहीं जा रहे हैं। फिलहाल आप ड्रैगन के पूल या टाइगर की मांद जैसे खतरनाक स्थान पर हैं। ड्रैगन के पूल या टाइगर की मांद जितना खतरनाक, छोटू ने कहा, पूरी तरह से शांत और अविचलित लगते हुए। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप इस पैथेटिक फोर्स के साथ मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं? जूनियर पॉन्टिफ जोर से हंसने लगे। पैथेटिक फोर्स? यहाँ हर एक व्यक्ति कई लड़ाइयों का अनुभवी है। यूनिट 1, कृपया इस जूनियर संप्रदाय से अपना परिचय दें। जी सर। घुर्र। एक हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा, देवताओं की त्वचा कवच पहने हुए, जिसमें एक हेलमेट शामिल था। ऊपर पहुंचकर हेलमेट खोलकर उसने एक चेहरा प्रकट किया जो भयानक निशानों का एक समूह था। सुनो लड़के, देवताओं के लिए प्राचीन सड़क पर मुझे पैट्रियार्क स्कारफेस के नाम से जाना जाता था। झुकते हुए ज़ीक योंग ने समझाया। पैट्रियार्क स्कारफेस को एक टॉप्स विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है जिसने एक बार कई दर्जन महाशक्ति संप्रदायों के नेताओं को संभालने के लिए चुनौती दी थी। उनमें से कोई भी उससे निपट नहीं सका। उन्हें देवताओं के लिए प्राचीन सड़क पर सबसे शक्तिशाली डाकू माना जाता था, जब तक कि निष्पादकों ने उन्हें पकड़ नहीं लिया। सबने कहा कि वे मारे गए थे, लेकिन जाहिर है कि वे उत्पत्ति गर्भगृह में शामिल हो गए। एक एक करके अन्य सभी सैनिक आगे बढ़े, हेलमेट खोले और अपने नाम बताए। वे सभी प्राचीन सड़क से देवताओं तक के निरंकुश व्यक्ति थे, जिन्हें कभी अजय लड़ाकू माना जाता था। जब वे परिचय के साथ समाप्त हो गए तो जेडफॉल ने कहा, यह दर्शाने के लिए धन्यवाद कि आप वास्तव में एक दयनीय पैथेटिक फोर्स हैं। मेरी गड़गड़ाहट आप सभी को एक बुलबुले से मिटा सकती है। मुझ पर विश्वास नहीं है? उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर अचानक बहुत गंभीर भाव आ गए। अब तक पिंक छोटी गड़गड़ाहट के बारे में सभी संप्रदायों में खबर फैल गई थी और सभी ने सुना था कि कैसे एक बुलबुले ने शून्य रौंदने वाले अमर स्कूल के संप्रदाय के स्वामी को दया की भीख मांगने के लिए प्रेरित किया था। ये सिर्फ एक शिशु देवता है, बस इतना ही। हिजड़े चेन जाओ और वो चीज़ ले लो। जी सर, जूनियर पॉन्टिफ। सफ़ेद रंग में पुराने आदमी ने कहा। फिर वे गति के एक धुंधलेपन में बदल गया, जिसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसके आंदोलन को ट्रैक नहीं कर सका। सरसराहट। अचानक उसका हाथ गड़गड़ाहट पर बंद हो रहा था। घुर्र। गड़गड़ाहट ऐसे सूझ गई जैसे गुस्से में। ये पहले के क्षणों से बिल्कुल अलग लग रही थी। तभी उसके मुंह से एक बड़ा बुलबुला निकला। आइए। सफ़ेद कपड़े पहने हिजड़े चेन अब बुलबुले के बीच में लटका हुआ था। उसकी ऊर्जा कला पूरी तरह से बेकार थी। उसके चेहरे पर डरावनी झलक थी। टूट जाओ, वो चिल्लाया, अपार सच्ची ऊर्जा और दिव्य शक्ति को उजागर किया। इससे कुछ नहीं हुआ। घुर्र। गड़गड़ाहट के साथ गड़गड़ाहट के कारण बुलबुला सिकुड़ने लगा। जूनियर पॉन्टिफ। हिजड़े चेन चिल्लाया, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। नहीं, इंतजार करो, यहां से चले जाओ जूनियर पॉन्टिफ। आप इस चीज से नहीं निपट सकते, ये आपको मार डालेगा। जल्दी करो और पॉन्टिफ को सूचित करो। आप आइए। घुर्र। गड़गड़ाहट के मुंह से और बुलबुले निकले, जिससे तमाम दर्जन भयानक योद्धाओं ने तुरंत पकड़ लिया, जिन्होंने कुछ ही पलों पहले खुलासा किया था कि वे देवताओं के लिए प्राचीन सड़क के निरंकुश प्रसिद्ध योद्धा थे। उनमें से किसी को भी बुलबुले से बचने का कोई मौका नहीं मिला, यहां तक कि 3 लोकों या 5 चरणों से बाहर भागना भी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। वे सभी फंस गए थे। नर्क के एक दृश्य के रूप में चीखें सुनाई दी। बुलबुले के भीतर सैनिकों का कवच कुछ भी नहीं में पिघल गया था और वे बुलबुले के खिलाफ पीटते हुए छटपटाने लगे थे। ये सब कुछ कोई फायदा नहीं हुआ। हमें बचाओ जूनियर पॉन्टिफ, जल्दी करो, हमें बचाओ। लेकिन जूनियर पॉन्टिफ ने गड़गड़ाहट को घूरने और अपने जीवन के लिए भागने की तैयारी के अलावा कुछ नहीं किया। इससे पहले उन्होंने मान लिया था कि शून्य रौंदने वाले अमर स्कूल के नेता को हराने की कहानी एक अतिशयोक्ति थी। उसे नहीं पता था कि गड़गड़ाहट वास्तव में सामने आई कहानियों की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। वास्तव में वो चीज़ क्या है? उन्होंने अपनी यूनिट 1 की सेनाओं का निर्माण करने में वर्षों बिताए थे। केवल उन्हें मुट्ठी भर बुलबुले से पलक झपकते ही हराया था। उन्हें सूअरों या कुत्तों की तरह मारा जा रहा था। ऐसा करने के लिए किस तरह की इकाई संभवतः पर्याप्त मजबूत हो सकती है? क्या ये चीज़ गॉडमेथ के राजा का शिशु संस्करण थी? माना जाता है कि गॉडमेथ का राजा संप्रभु भगवान द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली देवता था। उसे नरकों को दबाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो लंबे समय से संप्रभु प्रभु के साथ गायब हो गया था। वो यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है? इससे भी अधिक हास्यास्पद, ये गड़गड़ाहट हाथी की तुलना में सूअर की तरह अधिक लग रही थी और इसमें निश्चित रूप से कोई ट्रंक नहीं था। ये चमकीला गुलाबी था, लगातार शुद्ध होता था और कभी खाना नहीं खाया। यदि ये खाता है तो ये एक अलग मामला होगा, क्योंकि ये साबित करेगा कि उसने ऊर्जा और शक्ति का उपयोग किया है। लेकिन तथ्य ये है कि ये नहीं खाता था। ये इंगित करता था कि इसे संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी और इसने इसे और भी भयानक बना दिया। एक एक करके बुलबुले में खेती करने वाले मर गए। हालांकि छोटू को विश्वास था कि वो उनसे अपने दम पर निपट सकता था, लेकिन इसमें कुछ काम करना पड़ता और जूनियर पॉन्टिफ के मिश्रण में वो अंततः पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया होता। लेकिन गड़गड़ाहट से कुछ बुलबुले ने तुरंत उनकी देखभाल कर ली। ये क्या बात थी?
क्या ये चरवाहे के स्तर पर किसी को संभाल सकता है? उसने सोचा। क्या देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग पर इतनी मजबूत चीज को अजेय नहीं माना जाएगा? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बुलबुले थूकने के बाद गड़गड़ाहट आलस्य से फैल गई। किसी को भी पता नहीं था कि ये क्या सोच रहा था, क्योंकि ये जूनियर पॉन्टिफ पर कोई कदम उठाने के लिए इच्छुक नहीं था। इस बीच जूनियर पॉन्टिफ डर से कांप रहा था। यूनक चेन उनका निजी प्रबंधक था, एक अविश्वसनीय रूप से ऊंची साधना आधार, और उनके निपटने में सभी तरह के गुप्त हथियार थे। वो उस तरह का व्यक्ति था जो सभी प्रकार के हमलों से बच सकता था, और उसके पास कई क्लोन थे जिनका उपयोग वो खुद को बचाने के लिए कर सकता था। वास्तव में उन्हें 1000 क्लोन का मास्टर कहा जाता था। फिर भी एक बुलबुला उन्हें अंदर करने के लिए पर्याप्त था। उनके अंतिम शब्द स्वयं पॉन्टिफ से मदद मांगने की एक चेतावनी थे। हालांकि जूनियर पॉन्टिफ खुद को आतंक में भागने के लिए काफी नहीं ला सका। उसके लिए शुक्र है जेड फॉल में उस पर हमला नहीं किया, बल्कि ठंडे स्वर में कहा, ठीक है जूनियर पॉन्टिफ, अब आप जानते हैं कि मेरी गड़गड़ाहट कितनी भयानक है। आप इसके लिए एक मैच होने के करीब भी नहीं है। हमारी विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को आपका अपमान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आइए केवल ये दिखावा करें कि आज की कोई भी घटना कभी नहीं हुई। सनसनाहट। जूनियर पॉन्टिफ अचानक गायब हो गया, और उसी क्षण में जिस पूरे हॉल में वे थे कांपने लगा और उसमें काला धुआं बरसने लगा। उसी समय फर्श गिर गया, जिससे एक अथाह गड्ढा दिखाई दिया। उन्मत्त हंसी सुनाई दी। शायद मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी आपको फंसाने के लिए एक मंत्र गठन का उपयोग कर सकता हूं। कृपया डिनर शक्ति 9 क्रांतियों का आनंद लें। भगवान गठन। गड़गड़ाहट। एक और बुलबुला उभरा। इस बार इसने छोटू, जेड फॉल और जी क्योंग को घेर लिया, जिससे वे सभी हमलों के प्रति अभेद्य हो गए। आपका गड़गड़ाहट वास्तव में मजबूत है, लेकिन ये कब तक टिक सकता है? आप हमेशा के लिए मेरे गठन में नहीं फंस सकते, आप जानते हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि गड़गड़ाहट जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रही थी, जब उसने एक और बुलबुला उगल दिया, जो पूरे क्षेत्र को घेरने के लिए फैल गया। एक क्षण बाद फिर से भोजन कक्ष दिखाई देने लगा, और दूसरे बुलबुले के भीतर एक जादू गठन दिखा जा सकता था, जो काले धुएं से स्पंदित हो रहा था। धिक्कार है, जूनियर पॉन्टिफ चिल्लाया, फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। स्पष्टतः एक बुलबुले के अंदर फंसने की संभावना से भयभीत था। दुश्मन की रैंक पूरी तरह से बिखर गई थी। वे पूरी तरह से हार गए थे, और उन्होंने जरा भी खतरा पैदा नहीं किया था। छोटू, जी क्योंग और जेड फॉल ने एक उंगली भी नहीं उठाई थी। गड़गड़ाहट ने दुश्मन सेना को तबाह करने और गठन को नष्ट करने के लिए केवल कुछ बुलबुलों का उपयोग किया था। जहां तक जूनियर पॉन्टिफ की बात थी, वो बस भाग गया। उसके पास इधर उधर रहने और लड़ने का कोई साहस नहीं था। एकमात्र दुश्मन जिसने खड़े होकर लड़ने की हिम्मत की होगी, वो एक मध्यम भयानक विशेषज्ञ होगा, जैसे कि स्वयं पॉन्टिफ। ये कहा जाए तो छोटू को यकीन था कि पॉन्टिफ भी गड़गड़ाहट को नहीं हरा सकता था। उसने चरवाहे जैसे मध्यम भयानक विशेषज्ञों को देखा था, और जब उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वे धुरंधर थे, इस बिंदु पर वो यकीन से कह सकता था कि एक लड़ाई में वो एक को हरा सकता है। अब जबकि उसके पास गड़गड़ाहट थी, तो निश्चित रूप से कोई भी नहीं था जो उसके लिए समस्या पैदा कर सकता था। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि बुलबुले क्या थे, लेकिन उनसे बचना उतना ही असंभव था जितना आम लोगों के लिए असंख्य विश्व मोनार्क चार्ट था। शुक्र है कि जिस क्षण में गड़गड़ाहट वास्तव में पैदा हुई थी, उसने इसे अपनी सच्ची ऊर्जा, मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति से भर दिया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि ये उससे बहुत परिचित था। इस लड़ाई में गड़गड़ाहट ने दिखाया कि वो वास्तव में क्या करने में सक्षम थी। असंख्य विशेषज्ञों को गिरा दिया गया था, और एक अविश्वसनीय मंत्र गठन भी नष्ट हो गया था। गड़गड़ाहट माप से परे अविश्वसनीय थी। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि असंख्य देवताओं ने एक बार इस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जमकर लड़ाई की थी। हालांकि छोटू को यह सोचने से मदद नहीं मिली कि यह मूल रूप से कहां से आया था, और उसने सोचा कि क्या ये परिपक्वता तक बढ़ेगा। यदि ये जीवित रहने के कुछ दिनों के बाद ही इतना शक्तिशाली होता, तो कुछ वर्षों में ये कैसा होता। चलो चलते हैं। मुझे अभी जेनेसिस सेंचुरी के साथ झगड़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे संदेह है कि जूनियर पॉन्टिफ फिर से इस तरह की चाल खींचेंगे। क्या मजाक है। बगल में जी क्योंग का दिल उसके सीने में धड़क रहा था। पहले वो छोटू से डरती थी, लेकिन अब जब उसने देखा था कि जेड फॉल की गड़गड़ाहट क्या कर सकती है, वो खुद छोटू की तुलना में इससे कहीं अधिक डरती थी। वो जानती थी कि अगर वो इसके किसी बुलबुले में फंस गई तो वो कुछ करने में पूरी तरह से असहाय हो जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि महात्मा जेड की तुलना में गड़गड़ाहट कैसे की जाती है। क्या जेड वास्तव में गड़गड़ाहट या उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, सिवाय इसके कि गड़गड़ाहट में वास्तव में कोई वास्तविक ऊर्जा नहीं होती।
स्पष्ट है कि इसका शक्ति के लिए कोई उपयोग नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये निश्चित रूप से ट्रू डेविल अनडिफाइल्ड असंख्य कल्प और क्लेप्स बॉडी की खेती नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि जूनियर पॉन्टिफ अपने दिमाग से डर गए हैं। गड़गड़ाहट, तुमने यहाँ वास्तव में अच्छा काम किया। क्या ऐसी कोई चीज है जो मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में दे सकता हूँ? जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने बहुत सारी ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर ली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और प्रकार की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्या यह है कि तुम्हें ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर बीज चाहिए? अचानक उसके हाथ में एक गॉड पावर बीज आ गया, लेकिन गड़गड़ाहट ने इसे देखा तक नहीं, बस जेड फॉल की बाहों में छटपटाना और लुढ़कना जारी रखा। ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर को गड़गड़ाहट में नहीं भेजा गया था। हमने इसका उपयोग केवल खोल को तोड़ने के लिए किया था। मुझे नहीं लगता कि गड़गड़ाहट को किसी भी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है। मुझे संदेह है कि इसके अंदर स्वर्ग और पृथ्वी के समान ही अपनी शक्ति है। ये अपनी जरूरत की हर चीज उत्पन्न करता है, इसलिए इसे बाहरी अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती। छोटू ने सिर हिलाया। वास्तव में शानदार। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम गड़गड़ाहट का उपयोग जेनेसिस सेंचुरी और वुडफर्न पैलेस युगल को हराने के लिए कर सकते हैं। ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि हमारी विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय गठबंधन का नेतृत्व करे, है ना? जी क्योंग ने पूछा। क्या नेता होना वास्तव में एक अच्छी बात होगी? छोटू ने कहा। उसने सिर हिलाया। यद्यपि ये विशाल सार्वभौमिक भाग्य की पहुंच प्रदान करेगा, ये हमें ऑर्डिनन रोड, फील्ड डेविल लीग और भविष्य युग के निष्पादकों के निशाने पर डाल देगा, और मुझे यकीन नहीं है कि हमारे पास इस स्तर के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली विशेषज्ञ है। आपका मतलब है कि गड़गड़ाहट के बिना? जी क्योंग ने उत्तर दिया। मैं कहूंगा कि यह वास्तव में एक वास्तविक शक्तिशाली विशेषज्ञ के रूप में गिना जाता है। यह है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। हम अपनी सारी योजनाएं एक देवता की मदद के आधार पर नहीं बना सकते, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। लेकिन अगर मैं भयानक स्तर तक पहुंच सकता हूं और महात्मा जेड के रहस्यों को खोल सकता हूं, तो मैं निष्पादकों के सम्राट से लड़ने की स्थिति में हो सकता हूं। महात्मा, ये क्या है? जी क्योंग ने ऐसी कभी कोई बात नहीं सुनी थी, और वो इसके बारे में पूछे बिना नहीं रह सकी। हालांकि इस बात से चिंतित कि वो इस तरह के मामलों के बारे में पूछकर गलत अभिधारणा दे सकती है, उसने जल्दी से एक और सवाल जोड़ा। जूनियर शक्ति लॉर्ड, क्या आपको लगता है कि यदि आप एक महान सम्राट बन जाते हैं तो इससे आपकी सफलता को भयानक स्तर तक पहुंचाना आसान हो जाएगा? छोटू ने सिर हिलाया। दुर्भाग्य से नहीं। चलो चलते हैं, हमें अब यहां नहीं रहना चाहिए। छोटू ने अपना हाथ हिलाया, एक भंवर को बुलावा जिसमें वे कदम रखा। कुछ क्षण बाद वे विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के साथ वापस आ गए थे, जो वर्तमान में डिस्ट्रक्शनलेस कासल के मुख्य हॉल में से एक में थे। कुछ अन्य संप्रदाय नेताओं के साथ चाय पी रहे थे। अन्य संप्रदाय नेता मेजों पर बैठे थे। उनके विभिन्न संगठनों के युवा थे, जो सभी खुद को गरिमा और वैभव से ले जा रहे थे। जब संप्रदाय मास्टर और अन्य लोगों ने छोटू, जी क्योंग और जेड फॉल को लौटते देखा तो उन्होंने स्पष्ट आश्चर्य से प्रतिक्रिया दी। फिर उन्होंने जेड फॉल की बाहों में गड़गड़ाहट को देखा। क्या हुआ? सेक्ट लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन ने पूछा। आंखें चमक रही थीं। आप जूनियर पॉन्टिफ के साथ रात के खाने से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हैं? क्या कुछ हुआ? संप्रदाय स्वामी एक चतुर और अनुभवी व्यक्ति था। इस वजह से वो न केवल उत्पत्ति गर्भगृह से डरता था, बल्कि उसे ये भी पता था कि जूनियर पॉन्टिफ के साथ कुछ गड़बड़ चल रही थी। छोटू ने सिर हिलाया। चिंता मत करो संप्रदाय स्वामी, हमने चीजों का ख्याल रखा। संप्रदाय के स्वामी ने तुरंत राहत महसूस की। उन्हें छोटू की मामलों को संभालने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। आखिरकार उसने प्राचीन सड़क के निष्पादकों के चारों ओर चक्कर लगाए थे, और यहां तक कि कुछ खजाना चुराने के लिए ऋषियों और महात्माओं के नरक में भी घुस गया था। जाहिर है कुछ लोग थे जो उनकी बराबरी कर सकते थे। हालांकि इस स्थिति में उसने ये संबंध नहीं बनाया कि ये वास्तव में गड़गड़ाहट थी जिसने कार्रवाई की थी, ना कि छोटू। अगर वो सच्चाई जानता होता तो वो शायद चुप्पी में स्तब्ध रह जाता। पास में बैठे संप्रदाय के सभी मित्र थे विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय, प्राचीन रोड टू द गॉड्स पर, विभिन्न महाशक्ति संप्रदायों से। वे और उनके साथ खड़े युवा कुलीन शिष्य किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए जो भयानक स्तर पर भी नहीं था, सेक्ट लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन के साथ इतनी लापरवाही से बात कर रहा था। और ये है? उनमें से एक ने कहा। ये हमारे संप्रदाय के कनिष्ठ संप्रदाय के स्वामी छोटे हैं। छोटू, आप विभिन्न संप्रदायों को बधाई क्यों नहीं देते? जी हाँ सर, उसने उत्तर दिया और विनम्र औपचारिक अभिवादन की पेशकश की। ना तो दास था और ना ही दबंग। जवाब में कुछ संप्रदायों ने प्रशंसा में अपनी जीभ पर क्लिक किया, जबकि अन्य स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं थे कि स्थिति उचित थी। यदि जूनियर संप्रदाय का स्वामी जेड फॉल होता या जी क्योंग दी इनहेरिटर होता तो उन्हें स्वीकार करना आसान हो सकता था, लेकिन भयानक इच्छा शक्ति के बिना किसी व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण पद होना अनुचित लग रहा था।
देवताओं के लिए प्राचीन मार्ग पर शक्ति सर्वोच्च रूप से शासन करती थी। इसलिए भले ही छोटू सेक्ट लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन का पुत्र होता, ये उसे जूनियर संप्रदाय का पद अर्जित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। छोटू तुरंत बता सकता था कि वो क्या सोच रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, संप्रदाय के प्रभुओं में से एक ने कहा, संप्रदाय के स्वामी की इच्छा प्रकट होगी। हालांकि आपके इस कनिष्ठ संप्रदाय के पास बहुत अधिक साधना आधार नहीं है, फिर भी आपके द्वारा उसे इस पद पर नियुक्त करने का कोई कारण होना चाहिए। हालांकि इस सभा को मुख्य रूप से लीग लॉर्ड को चुनने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से युवा पीढ़ी के सदस्यों के बीच कुछ प्रतिस्पर्धा भी होगी। मेरे पीछे खड़ा है हमारे चर्च ऑफ राइटियसनेस का जूनियर पॉन्टिफेक्स। हालांकि वो और उसके जैसे छोटे लोग आमतौर पर अनुभवहीन और अपरिपक्व होते हैं, फिर भी मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि वो एक दूसरे से कैसे मेल खाते हैं। आपका क्या कहना है कि वो और आपके जूनियर संप्रदाय के मालिक का थोड़ा सा मिलान है? चर्च ऑफ राइटियसनेस के पॉन्टिफेक्स के पीछे खड़ा था जूनियर पॉन्टिफेक्स, जिसने खुद को लंबा और सीधा रखा, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे जकड़े हुए, जिससे वो पहाड़ की तरह भव्य लग रहा था। पहली नज़र में हर कोई इस बात से चकित था कि वो एक शीर्ष विशेषज्ञ की तस्वीर था। मैं सहमत हूं, उसने कहा। छोटू से हाथ मिलाते हुए उन्होंने जारी रखा, जूनियर सेक्ट लॉर्ड, हम लड़ाई की युक्तियों की तुलना क्यों नहीं करते? पीछे हटने के लिए सावधान रहें और गंभीर चोट ना दें। छोटू ने खारिज करते हुए अपना हाथ हिलाया। लड़ाई की युक्तियों की तुलना करें? कोई जरूरत नहीं है। क्या? संप्रदाय नेताओं और कनिष्ठ संप्रदाय के नेताओं के चेहरों पर अवमानना के कुछ भाव दिखाई दिए। वो दोस्त माने जा सकते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा करेंगे जो लड़ाई से सिकुड़ गया हो। चुनौती देने वाले ने खुले तौर पर कहा था कि वो पीछे हट जाएगा, फिर भी छोटू अब भी लड़ाई से डरता था। ऐसा लग रहा था कि ये जूनियर संप्रदाय के मालिक होने की योग्यता पर सवाल उठा रहा है। यदि इस बात का प्रसार होता है तो ये निश्चित रूप से विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय की व्यापक अवमानना का कारण बनेगा। जवाब में सेक्ट लॉर्ड विल मैनिफेस्टेशन ने एक शब्द भी नहीं कहा। जाहिर है वो जानता था कि छोटू के पास इस सब में एक योजना है। अब तक वो छोटू को युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक विषैले और निर्दयी व्यक्ति के रूप में देखने लगा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को डांट सकता था। मैंने कहा कि मैं पीछे हटूंगा, जूनियर पॉन्टिफेक्स ने कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा जूनियर सेक्ट लॉर्ड। राइटियसनेस का चर्च विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के साथ दोस्त है। इसके अलावा, हालांकि इस संप्रदाय सभा को संप्रदाय नेताओं में से एक लीग लॉर्ड चुनने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन हम संप्रदाय के उत्तराधिकारियों के बीच बातचीत के लिए भी बहुत सारे अवसर होंगे। इस तरह की बातचीत के बिना हम अपने संप्रदायों के हितों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? ये ठीक है, एक और कनिष्ठ संप्रदाय नेता ने मजाकिया लहजे में कहा। फाइटिंग टिप्स की तुलना करने में बड़ी बात क्या है? वास्तव में मुझे लगता है कि मैं जूनियर पॉन्टिफेक्स के साथ थोड़ी प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। मैं और दर्शकों से भी सलाह मांगूंगा। हाँ, हम छोटे लोगों को किसी तरह कुछ मजा करना होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये आदमी कुछ खेल की लड़ाई में भाग लेने की हिम्मत भी नहीं करता। वो पॉसिबली एक संप्रदाय का नेतृत्व करने के योग्य कैसे हो सकता है? उपस्थित कुछ युवा खुलकर हंस रहे थे। वो सभी फाइटिंग टिप्स की तुलना करने में दिलचस्पी रखते थे, और जो कोई भी ऐसा करने से इनकार करता उसे अवमानना में रखा जाता। मेरा मुद्दा ये नहीं था कि मैं लड़ना नहीं चाहता था। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि ये पूर्व निष्कर्ष है कि मैं जीतूंगा। जबड़े गिर गए और सभी ने छोटू को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। तुम्हारा क्या मतलब है? ज़ीक शॉन्ग ने कहा। यहां तक कि उसे भी यकीन नहीं था कि छोटू का क्या मतलब है। चलो जूनियर सेक्ट लॉर्ड, क्या तुम सचमुच इतने भ्रमित हो? जवाब में छोटू ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसके भीतर एक चमकदार अंगूठे के आकार का गोला था। क्या ये तुम्हारा धर्म का बदन नहीं है?